33 आपके लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों की आपके सीमाएं। अब मूल अधिकारों की सीमाओं की अगर हम बात करें तो वैसे तो आपके क्या है, सामान्य स्थिति में सभी लोगों को समान रूप से फंडामेंटल राइट प्राप्त है, लेकिन अगर कोई आपके व्यक्ति आर्मी में जॉब कर रहा है और बॉर्डर पर खड़ा है और वहां गोलियां चल रही है तो राइट टू लाइफ बोल के वापस नहीं आ सकता, समझ गए? फिर वहां राइट टू लाइफ खत्म, क्योंकि अगर वो वापस हुआ तो फिर पूरे देश की राइट टू लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो यहाँ याद रखना, तो आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पाई सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो नेशनल इंपोर्टेंस की होती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इनमें अगर कोई व्यक्ति आपके काम कर रहा है, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उसके कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है? वो अपने फंडामेंटल राइट को साइड में रखने के बाद ही इन सर्विसेज को ज्वाइन करता है, ठीक? अब इसके बाद में तो इनके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। इनके लिए आपके कोई राइट्स नहीं है, कोई छुट्टियां नहीं है, कोई ऑफ नहीं है, इनके लिए तो सिर्फ एक ही है आपके देश प्रेम और देश के लिए मरना, ठीक? अब इसके बाद में नेक्स्ट, और इसमें भी सबसे ज्यादा बुरी स्थिति होती है आपके रॉ के स्पाई की, वो मर भी जाए देश के लिए तो भी देश एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे थे, ठीक है? अब इसके बाद आर्टिकल 34 याद रखना, आर्टिकल 34 आपकी ये कहता है कि अगर किसी रीजन में मार्शियल लॉ यानी कि सेना विधि अगर लागू है, ठीक, मतलब आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं लागू है, तो फिर वहां के नागरिकों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक? जैसे मान लो किसी जगह लग गया अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, तो फिर वहां फंडामेंटल राइट लिमिटेड कर दिए जाएंगे, ठीक? इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 35। अब आर्टिकल 35 आपके ये कहता है कि पार्लियामेंट की फंडामेंटल राइट के संदर्भ में लॉ बनाने की पावर। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट के संदर्भ में अगर कोई लॉ बनाएगा तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। दूसरी कोई अथॉरिटी फंडामेंटल राइट के संदर्भ में लॉ का निर्माण नहीं कर सकती, ठीक है? नेक्स्ट, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपके मूल अधिकारों की निलंबन। चलिए नोट, पहले तो हम ये देखें कि फंडामेंटल राइट को आपके सस्पेंड किया कब जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की आपके एक ही कंडीशन है, जब देश में आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी एनफोर्स हो रखी हो, उस कंडीशन में आपके फंडामेंटल राइट को आपके सस्पेंड किया जा सकता है। अब यहाँ याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी के इंडिया में आपके 3 ग्राउंड होते हैं, ठीक? पहला वार यानी कि भारत का किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण, किसी दूसरे देश ने आपके भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया हो, और तीसरा आपके ग्राउंड होता है आर्म्ड रेबेलियन यानी कि सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, ठीक है? अब इसमें से जो शुरू के 2 आधार हैं, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, और आर्म्ड रेबेलियन इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है? अब यहाँ याद रखना आर्टिकल 358 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जब नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर किया गया, या तो युद्ध के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो या बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो, तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होगा, आर्टिकल 19(1) इमीडिएट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक? जो आपके राइट टू फ्रीडम था। आर्टिकल 19(1) को सस्पेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगते ही ऑटोमेटिक सस्पेंड, ठीक है? अब आर्टिकल 359 कहता है कि अगर आपके वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन, इन तीनों में से किसी भी आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के द्वारा एक या एक से अधिक फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ प्रेसिडेंट करेगा आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ कब लगेगा, जब नेशनल इमरजेंसी के आधार पे, और यहाँ आपके तीनों में से किसी भी आधार पे, तब भी आर्टिकल आपके एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ प्रेसिडेंट अपनी घोषणा के द्वारा एक या एक से अधिक फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है? एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, यानी आर्टिकल 20 और 21 को आपके सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट यानी कि आपके मूल अधिकारों में आपके संशोधन, ठीक है? अब यहाँ फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ जजमेंट समझ लें। आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 ये क्या कहता है, पहले तो ये समझें। किसी भी लॉ, किसी भी ऑर्डिनेंस, किसी भी रेगुलेशन और किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को सीमित या अमेंड नहीं किया जा सकता। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 32 में, ठीक है? अब आते हैं हम
अब यहाँ सबसे पहला आपके केस आता है सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 और उसके बाद सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान स्टेट केस 1965। सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा जाता है क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक्सप्लेनेशन देती है कि आर्टिकल 13(2) में ये लिखा है कि किसी भी लॉ, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहा लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसने बोल दिया यस, ठीक है। अब आते हैं सेकंड अगला केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस, ठीक है। अब गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस की अगर हम आपके बात करें तो अब यहाँ याद रखना इस केस में आपके क्या कहा जाता है। अब इस केस में आपके कहा जाता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस में क्या कि किसी भी लॉ, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसके द्वारा फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ठीक। अब आपके लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन कर रहा है? ये भी पार्लियामेंट। तो प्रोसेस तो एक ही हुई ना दोनों। तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ से अलग प्रोसेस कैसे मान सकते हैं? इसका मतलब इसके द्वारा भी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ लॉ। ये भी तो आपके लॉ बनाने की एक प्रक्रिया ही है, ठीक है, जो पार्लियामेंट के द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके गोलकनाथ केस में कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद में आपके 24वां संविधान संशोधन आता है 1971। पार्लियामेंट कहती है कि संविधान में आर्टिकल 368 के तहत हमें यह अधिकार मिला है कि हम संविधान के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, और फंडामेंटल राइट भी संविधान के पार्ट 3 का हिस्सा है और हम इसलिए उसमें भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो 368 में बिल्कुल लिखा है आपके संविधान संशोधन, और संविधान क्या है? संसद को दिया गया है, तो इसका मतलब संसद कर सकती है। और इस आधार पर आपके 24वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक, ये अधिनियम बनाती है कि फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 में भी अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे ही पार्लियामेंट इस संविधान संशोधन को करेगी तो अब ये फिर कोर्ट में गया और अब आपकी सुनवाई होगी केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट केस 1973, ठीक है। अब केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि 24वां संविधान संशोधन बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि 24वां संविधान संशोधन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अगर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है तो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपके जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर से अब आपके क्या तात्पर्य है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब आपके बे फंडामेंटल पिलर जिनके ऊपर आपके पूरी व्यवस्था खड़ी हुई है, अगर उन पिलर से छेड़छाड़ की गई तो पूरी की पूरी व्यवस्था आपके क्या होगी? लड़खड़ा जाएगी, बिगड़ जाएगी। उस व्यवस्था का आपके पूरा नेचर जो होगा वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम इस हॉल की बात करें, अब इस हॉल में आपके 4 दीवारें, फ्लोर, छत, या जो आपके बीच में पिलर लगे हैं ये फंडा आपके पार्ट हैं इसके, ठीक है। इनमें से चारों में से किसी दीवार को हटा दें तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है। बाकी का आप इसमें पार्टीशन खींच दो, कुछ भी कर दो चलेगा, लेकिन इन 4 दीवारों को नहीं हटा सकते, छत और फ्लोर को नहीं हटा सकते। इसमें से किसी को भी हटाया तो पूरा आपके सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक। दूसरा आप इस बीच के पिलर को नहीं हटा सकते, क्योंकि इसी पिलर के ऊपर ये पूरे हॉल का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ठीक। तो इसके अलावा आप कोई भी संशोधन करो, लेकिन संशोधन में ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका, जिसके ऊपर पूरी व्यवस्था खड़ी हुई है, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाए? बिगड़ जाए, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये होता है आपके बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती, अदरवाइज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। यहां तक हुआ। अब बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपको खीर बनानी है, तो दूध में आपने शक्कर डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, चावल डाले ही नहीं, तो बेसिक स्ट्रक्चर बिगड़ गया ना, क्योंकि उसमें चावल, दूध और चीनी तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर कोई खीर बनानी है तो अगर चावल नहीं डाले तो आप कुछ भी डालो, खीर बन ही नहीं सकती, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, अब केशवानंद भारती केस के बाद में नेक्स्ट अब अगला याद रखना